प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट हब को, ताकि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी जानकारी और संबंधित मटेरियल प्राप्त होते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी मूल विधि की श्रृंखला है उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 के धारा 27 से लेकर धारा 30 तक के उपबंधों का प्रावधान लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियोस बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए वीडियो पूरा देखें और जितना अधिक से अधिक हो सके तो शेयर करें। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 2 की धारा 27। भारतीय दंड संहिता 1860 के द्वारा दोस्तों धारा 27 में यह बताया गया है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति होगी उसका उपबंध क्या होगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है, उसकी पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में कोई संपत्ति है, तो वह उस संपत्ति पे किसका अधिकार होगा या वह संपत्ति किसकी होगी, इसी के बारे में बताया गया है। तो आइए उपबंध पढ़ लेते हैं कि आईपीसी 1860 के धारा 27 में लिखा क्या गया है। तो लिखा गया है दोस्तों कि जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ में कहा जाएगा कि वह संपत्ति उस व्यक्ति की है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि वह संपत्ति किसकी है, उस व्यक्ति की है। अब किस व्यक्ति की है यह हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि वह संपत्ति किस व्यक्ति की है। तो दोस्तों, एक व्यक्ति ए है, उसकी पत्नी है बी, ठीक। तो इस संहिता के अनुसार यदि बी के पास कोई संपत्ति है तो वह ऐसा माना जाएगा कि यह संपत्ति व्यक्ति ए की है। यानी कि बी के पास कोई भी संपत्ति हो, जो ए की पत्नी है उसके पास जो भी संपत्ति उसके कब्जे में होगी, चाहे वह जेवर हो गए, रुपए पैसे हो गए या भूमि हो गई, तो ऐसा माना जाएगा कि यह संपत्ति व्यक्ति ए की है, ठीक। ऐसे ही मान लेते हैं कि ए के अंतर्गत एक लिपिक कार्य करता है सी, ठीक। और यदि सी के पास कोई संपत्ति है तो भी यह माना जाएगा कि वह संपत्ति पे जो वास्तविक कब्जा है वह किसका है, व्यक्ति ए का। यही इस धारा के अंतर्गत बताया गया है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति होगी वह इस संहिता के आधार पर यह कहा जाएगा कि वह संपत्ति उसी व्यक्ति की है, यानी कि वह संपत्ति ए की है। अब बढ़ते हैं अगली धारा की तरफ। अगर धारा 28 की बात करते हैं दोस्तों, तो धारा 28 में कूटकरण की परिभाषा दी गई है। अब कूटकरण क्या है वह हम आईपीसी के शब्दों में पहले देख लें, फिर साधारण शब्दों में समझेंगे। तो आईपीसी 1860 में धारा 28 में यह बताया गया है कि कूटकरण क्या होगा। तो देखते हैं इसको। जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। तो आईपीसी की धारा 28 यह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति एक चीज के बदले दूसरी चीज का सदृश इस आशय से करता है। सदृश का अर्थ होता है मिररिंग। मिररिंग का अर्थ आप सभी जानते हैं कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सापेक्ष दर्शाना, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान दिखाना, यही होता है मिररिंग। तो यदि कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वही कूटकरण करता है, यह कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको साधारण से शब्दों में समझना चाहें तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसके पास एक वास्तविक वस्तु है बी, और वह बी को एग्जैक्ट कॉपी करके कुछ इस प्रकार की आकृति बनाता है, तो यह कहा जाएगा कि व्यक्ति ए ने बी की कूटकरण की है, जो इस तरह से इसको दर्शाया है। तो उसी प्रकार कूटकरण क्या होगा, नकल करना। अब आईपीसी की धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है, तो किसी एक वस्तु के लिए तो होगा नहीं दोस्तों। यदि कोई, अब एग्जाम्पल में देखिए, यदि कोई व्यक्ति नकली नोटों का निर्गमन करता है, यानी कि नकली नोट बनाता है, तो वह वास्तविक नोट की क्या करता है, कॉपी करता है, और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति कूटकरण का सहारा लेता है तो उसके बारे में जो उपबंध किया गया है आईपीसी 1860 की धारा 28 में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कूटकरण क्या होता है, किसी एक वस्तु को उसके जैसा ही दिखाना,
और यदि कोई इस आशय से करता है कि वह उस दृश्य से प्रवंचना करे यानी कि लाभ कमाए, या संभाव्य जानते हुए करता है कि इसकी प्रवंचना की जाएगी यानी कि उससे धन उगाही की जा सकती है, तो यह कहा जाएगा कि वह कूटकर्ण करता है। यही बताया गया है धारा 28 में कि कूटकर्ण क्या होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों धारा 29 की तरफ। तो अगर आईपीसी की धारा 29 की बात की जाए तो आईपीसी की धारा 29 में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। अब दस्तावेज तो आप सभी जानते हैं, दस्तावेज लिखा जोखा होता है जिसमें सभी कार्य लिखे जाते हैं, लेकिन किस वस्तु को हम दस्तावेज कहेंगे इसका जो वर्णन किया गया है वह आईपीसी की धारा 28 में किया गया है। अब क्या बताया गया है आइए एक बार देख लेते हैं। तो दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशायित हो या उपयोग किया जा सके। साधारण से शब्दों में कि दस्तावेज वह होगा जिस पर किसी मान लीजिए कोई पदार्थ है, पेड़ की छाल हो गई, पत्थर हो गया, यह भी पदार्थ है। यदि ऐसी किसी वस्तु पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा कुछ लिखा जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है या उसके ऊपर उकेरा जाता है तो वह क्या होगा, दस्तावेज कहलाएगा। आईपीसी की धारा 29 में दस्तावेज को इसी तरह परिभाषित किया गया है। जैसे कि शिलालेख हो गया, शिलालेख पे भी चीज़ें लिखी होती हैं तो वह एक प्रकार से क्या है, दस्तावेज है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दस्तावेज क्या है। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशायित हो या उपयोग किया जा सके, वो सभी दस्तावेज होंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं धारा 29 के का पे। धारा 29 का का भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए मिस मत करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आईपीसी की धारा 29 का क्या बताती है। तो 29 का यह बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की परिभाषा क्या होगी या किन पदार्थों को हम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहेंगे। तो इसकी परिभाषा दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ना में समुन्देशित किया गया है। अब दोस्तों अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के अंदर खंड ना में क्या बताया गया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ना में यह बताया गया है कि वे सभी दस्तावेज जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करके किए जाएंगे वे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की श्रेणी में आएंगे। जैसे कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक, तो मोबाइल फ़ोन से यदि आप कोई मैसेज करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाएगा। या कोई कोड बनाते हैं उसको सेव करते हैं, तो ऐसे सभी जो पर्पज़ के लिए काम करते हैं आप, चाहे मैसेज भेजें, कॉल करें या कोई अन्य कार्य करें, नोट्स बनाएं, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की श्रेणी में आएंगे। और यही कार्य यदि आप कंप्यूटर से करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, टैबलेट से करते हैं, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करके यदि किसी वस्तु का या किसी वस्तु पर, किसी प्रपत्र पर उसको सजोया जाता है, अक्षरों, अंकों में उकेरा जाता है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाएगा। बस यही इतना है दोस्तों। अब देखते हैं धारा 30 में किसका वर्णन किया गया है। तो आईपीसी की धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूतियों का वर्णन किया गया है कि कौन सी वस्तु मूल्यवान होगी, कौन सी वस्तु मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में रखा जाएगा। तो देख लेते हैं आईपीसी की धारा 30 में क्या बताया गया है। तो मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्यत है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है। यह पढ़ने में आपको थोड़ा सा टफ जरूर लग रहा होगा कि धारा 30 में यह सब क्या लिख दिया गया है, अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यही है कि कोई भी वस्तु व मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आएगा यदि उसका कोई मूल्यवान अर्थ हो। जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी पेपर की बात करें तो प्रॉपर्टी पेपर क्या है, एक मूल्यवान प्रतिभूति है, एक मूल्यवान अभिलेख है, क्योंकि उसमें संपत्ति से संबंधित सभी चीज़ों का वर्णन होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, यानी कि संपत्ति का अधिग्रहण, इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है।
तो ऐसे सभी दस्तावेज जो होंगे वो सभी मूल्यवान प्रतिभूतियों में आएंगे, क्योंकि उनका अपना एक मूल्य होता है जो बहुत ही अधिक होता है। तो ऐसे सभी प्रतिभूतियाँ जिनका एक मूल्य हो और जो अपना एक विधिक अधिकार रखती हों, या ऐसी सभी प्रतिभूतियाँ जो यह बताएं कि वो सृजित किए जा सकते हैं या उनका विस्तृत क्षेत्र है, उन्हें निर्बंधित किया जाता है, यानी कि उन प्रपत्रों का प्रयोग करके किसी को निर्बंधित कर दिया जाए या किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए। यहाँ पे देखिए छोड़ा जाए लिखा है, यानी कि किसी को निकाल दिया जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर हो गया। जब सरकारी विभाग में जाते हैं या आप प्राइवेट जॉब ही करिए तो उसमें एक एग्रीमेंट होता है, तो वो जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं दोस्तों, वो सभी मूल्यवान प्रतिभूतियों में आते हैं, क्योंकि वह यह सर्टिफाई करते हैं, वह यह आपको बताते हैं कि आप उनके अधीन कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मूल्यवान प्रतिभूतियाँ क्या होती हैं। मूल्यवान प्रतिभूतियाँ वे होती हैं जो अपना एक अलग महत्व रखती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आईपीसी की धारा 27 से लेकर धारा 30 तक के बारे में पूरा विवरण।